बिहार में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान हंगामा हो गया। यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। वो राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे, इसीलिए बांकीपुर में उपचुनाव हुआ। लेकिन वहां के एक मतदान केंद्र पर प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों के बीच बहस हो गई। धक्का मुक्की भी हुई। जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त प्रशांत किशोर खुद वहीं मौजूद थे और उन्हीं के सामने बीजेपी समर्थकों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर लाव लश्कर के साथ वोटिंग के दौरान हर बूथ पर जाकर मतदान को प्रभावित करना चाहते थे, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी के लोगों ने दावा किया कि बीजेपी के लोगों ने मतदान के दौरान गड़बड़ी करने की कोशिश की। इसी को लेकर वहां माहौल गर्मा गया, धक्का मुक्की हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त प्रशांत किशोर वहीं मौजूद थे। पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वालों ने बीच बचाव का प्रयास किया, दोनों पक्ष के लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और जन सुराज के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते रहे। प्रशांत किशोर ने एक बीजेपी समर्थक से हाथ मिलाया और उन्हें शांत कराने की कोशिश की। ठीक है, ये इतना भीड़ लेके क्यों घूम रहे हैं भाई? ठीक है, हाँ तो इसको शालीनता से खत्म कीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, पाँचों पैसा नहीं डरेंगे, पाँचों पैसा नहीं डरेंगे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए बीजेपी नेता नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई। इसी वजह से वहां उपचुनाव करवाया गया। लेकिन बांकीपुर में मतदान से पहले जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की एक दारोगा के साथ बहस हो गई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि मतदान से ठीक पहले उनकी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जक्कनपुर थाने में बैठा दिया। प्रशांत किशोर के मुताबिक जानकारी मिली तो वो अपने कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। वहां हिरासत में लिए गए 20 में 18 कार्यकर्ता तो मिले, लेकिन 2 लोगों का पता नहीं चला। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके 2 कार्यकर्ताओं को जक्कनपुर थाने से कहीं और भेज दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। और जब जक्कनपुर थाने में मौजूद दारोगा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर थाने में माहौल गर्मा गया। प्रशांत किशोर और दारोगा ऋतुराज सिंह के बीच बहस हो गई। पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? हम अपने सीनियर को बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइए, मेरे यहाँ हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर हम हमको नहीं बताइएगा, मैंने नहीं लिया है। आपको जानते हैं, हम बता तो रहे हैं, आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर बता रहे हैं, आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर से बात कीजिए। सर आप बात कर लीजिए ना। प्रशांत किशोर बार बार दारोगा से कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगते रहे, जबकि ऋतुराज सिंह लगातार उनसे कहते दिखे कि वो उनके सीनियर अफसरों से बात करें। दारोगा ने प्रशांत किशोर पर धमकी देने का आरोप लगाया। क्या कर देंगे सर? क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर। अरे आप छोड़ दीजिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आपको वर्दी उतार के छोड़ देंगे। आपको आदमी अगर वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं लगा के खा सकता है। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आदमी आप कहाँ इस है? प्रकार से धमकी दे रहे हैं, कोई यार पॉलिटिक्स कर रहे हो धमकी आप? मत दीजिए सर। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने। गुस्से में तमतमाए दारोगा ने वर्दी उतार देने तक की धमकी दे दी। बात बढ़ी तो प्रशांत किशोर भी आग बबूला हो गए। उनके साथ आए नेता उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि वो बड़े अफसरों से बात नहीं करेंगे। यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ के अगर हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? ये वर्दी उतार के आदमी कोई और काम नहीं करता है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए, नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी। नहीं, आप सर इस प्रकार से बोल रहे हैं, हम इतने आराम से बात कर रहे हैं। मामला सुलझाने की बजाय और उलझता चला गया। दारोगा ऋतुराज सिंह ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं के साथ थाने में घुसकर प्रशांत किशोर ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और धौंस दिखाने की कोशिश की। दारोगा ने दावा किया कि जिन 2 कार्यकर्ताओं के बारे में प्रशांत किशोर पूछताछ कर रहे थे उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो इस बारे में अधिकारियों से बात करने की सलाह दे रहे थे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जक्कनपुर थाने की पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत हिरासत में लिया था ताकि बीजेपी को इसका फायदा हो सके। प्रशांत किशोर ने दारोगा पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा दिया।
और ये भी दावा किया कि पुलिस जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उपचुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। यहाँ से 2 लोग जो आज दोपहर में डिटेन किए गए, इसी थाने में 2-4 घंटे तक बैठाकर इन लोगों ने रखा और फिर यहाँ से उनको कहीं मूव किया है, शिफ्ट किया है। प्रशांत किशोर ने दारोगा से बहस के बाद बिहार सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर हमला बोला। उनका अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है और ये दिखाता है कि पुलिसिया रौब जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ के पुलिस के एक तरीके से खून में आ गया है। दारोगा ऋतुराज सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनके थाने में घुसकर उन्हें नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी गई, जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने वर्दी उतार देने की बात कही। ये जो सर ने बोला मैंने उसका जवाब दिया कि सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे। करीब 2 घंटे तक जक्कनपुर थाने में गहमा गहमी बनी रही। प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और नेताओं के साथ वहां डटे रहे। बाद में पुलिस के बड़े अफसरों से फोन पर बातचीत के बाद जन सुराज के नेता थाने से बाहर गए। इधर बिहार की बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर वोट डाले गए। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तीनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया। उस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक का जिक्र भी किया। एक रोज पहले ही एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ था। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कई दूसरे विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने धमकियां मिलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। किती ऑफर आले, मी जाणार नाही भाजपमध्ये, मला जर भाजपमध्ये जायचं असतं मी आधीच गेलो असतो। ऑफर आली चालू होतं, धमक्या आल्या होत्या की बीजेपी मध्ये सामील झाला तर बरे, नाही तर आंदोलन मागे घ्या। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। यह आरोप उनके ससुराल वालों ने लगाए। 4 दिन पहले वहां एक गाड़ी नहर में डूब गई थी। उस गाड़ी में मोहित नाम के व्यक्ति और रीना नाम की उनकी पत्नी सवार थी। मोहित के मुताबिक रात के वक्त अचानक उनकी गाड़ी नहर में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी नहर में डूब गई और उनकी मौत हो गई। जबकि मोहित के ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत किसी हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसे साजिश के तहत मारा गया। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को मोहित और रीना मथुरा गए हुए थे। रात के वक्त वो वहां से लौट रहे थे और इस दौरान बैक करते हुए अचानक मोहित की गाड़ी एक नहर में गिर गई। उनकी गाड़ी की सिर्फ छत पानी के बाहर दिख रही थी। वहां लोगों की भीड़ लग गई। बैग को बाहर निकालो, बैग को बाहर निकालो, बैग निकालो। अरे यार। पुलिस के मुताबिक उस गाड़ी में सवार मोहित ने बताया कि जैसे ही गाड़ी नहर में गिरी, उनकी पत्नी डूबने लग गई। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाई। उसके बाद उन्होंने किसी तरह अपनी गाड़ी का शीशा खोला और गाड़ी से बाहर आए। इसके बाद अगले दिन सुबह उनकी गाड़ी को नहर से बाहर निकाला गया। नहर काफ़ी तेज यहाँ पर बह रही है और यहाँ पर इसी जगह पर गाड़ी अचानक कैसे गिरी, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि उसने लोगों को बताया कि गाड़ी बैक कर रहा था। नहर में डूबने से मोहित की पत्नी रीना की मौत हो गई। इसके बाद रीना के परिवार में मातम पसर गया। रीना के परिवार ने मोहित पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए और आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पिछले 15 दिन से रीना पर तलाक के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उनके साथ मारपीट की जा रही थी। हालांकि मोहित के परिवार वालों ने इन आरोपों से साफ इंकार कर दिया। उनके मुताबिक मोहित और रीना के बीच कभी इतना झगड़ा ही नहीं हुआ कि मोहित उन्हें मार डाले। लेकिन रीना के परिवार ने आरोप लगाया कि मोहित के परिवार वाले आए दिन रीना से पैसे मांगते रहते थे और पैसे नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट करते थे। 10-15 दिन बाद पहले ही लड़की को मारा है, इन्होंने पीटा है। और जब भी कोई नया काम करते थे तभी जो है पैसे की मांग लड़की से करते थे। रीना के भाई ने भी मोहित की हादसे वाली कहानी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मोहित की कहानी को झूठा बताया। उनके मुताबिक मोहित और उनके परिवार वाले बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। एक बंदे का चोट है, मतलब एक बंदा खत्म हो गया है
और एक के बिल्कुल चोट भी नहीं आई, ना जो गाड़ी गिरी है उसका कोई शीशा टूटा है, ना एयर बैग खुला है। अपना बयान वो बार बार चेंज कर रहे हैं कि गाड़ी में आगे से कूद गई है या फिर बोला बैक करते टाइम। दूसरी तरफ मोहित के परिवार वालों ने रीना के भाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि रीना और रीना के भाई की आपस में नहीं बनती थी, वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वो आज तक अपनी बहन के पास ये नहीं आया तू कहाँ रहती है, कौन से गांव में, जिस दिन से शादी हुई है। शादी में भी हम देख रहे थे जैसे गेस्ट घूमते हैं ना इधर से उधर, ऐसे घूम रहा है। हम समझ गए कि हाँ ये हुआ, हमको ये जानकारी मिली कि इसकी बनती नहीं है। इस घटना वाले दिन मोहित और रीना मथुरा से लौट रहे थे। मोहित ने बताया कि रात को उन्हें नींद आ रही थी और इसीलिए वो रास्ता भटक गए। इसके बाद जब उन्होंने रास्ते से निकलने की कोशिश की तो गाड़ी बैक करते हुए यह हादसा हो गया। इस तरफ मोहित बैठा हुआ था जिस पर आरोप लगाए हैं कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद गाड़ी को साजिश नहीं बल्कि हादसा करार दिया। और दूसरी तरफ रीना बैठी थी जो उसकी 31 साल की पत्नी थी। ये यहाँ पर दोनों पति पत्नी मथुरा से आए थे। प्रसाद भी मथुरा का रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, चश्मा नीचे गिरा हुआ है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मोहित को हिरासत में ले लिया और इस बात का पता लगाने में जुट गई कि गाड़ी नहर में कैसे गिरी और रीना की डूबने से मौत कैसे हुई। उधर राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिल गई। एक रोज पहले राज्यसभा से पास होने के बाद वंदे मातरम बिल लोकसभा से भी पास हो गया। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया था और सदन में चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसका अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस 2020 में बिजली दरों की बढ़ोतरी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में जारी किया गया। इससे पहले 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला किसानों को रोकने के लिए उनकी बस के सामने डटकर खड़ी हो गए। वहां किसान मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने और खाद वितरण में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आईपीएस मोनिका शुक्ला ने उन्हें रोक दिया। इधर गुजरात की सूरत में पुलिस ने जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के आरोप में कीर्ति पटेल नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की जबरन वसूली के आरोप लगे थे। पुलिस के मुताबिक कीर्ति पटेल ने एक रेप केस को सुलझाने के नाम पर एक व्यक्ति से करोड़ों रुपए ऐंठे। उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया। इस काम में उनकी एक दोस्त भी शामिल थी। पुलिस उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई। हालांकि इन आरोपों पर कीर्ति पटेल कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी और उन्हें पूरी तैयारी के साथ गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर कीर्ति पटेल के 15 लाख से भी ज्यादा प्रशंसक हैं। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर रेप की एक शिकायत को सुलझाने के नाम पर 12 लाख रुपए लिए थे। राजू बोमर नाम के व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया गया था। उन्होंने ही पुलिस से फिर शिकायत की थी कि उन्हें फंसाया गया। पुलिस ने बताया कि कीर्ति पटेल ने पहले तो लाखों रुपए लिए, इसके बाद उन्होंने पिछले 1.5 साल में अलग अलग समय पर राजू बोमर से जबरन वसूली भी की। उनसे करोड़ों रुपए वसूले, उन्हें ब्लैकमेल किया। उसने 12 लाख रुपए लेके रेप का फरियाद सेटलमेंट करने का प्रयास किया नैना बरैया के साथ, और दूसरा कि टोटल 3 करोड़ 12 लाख रुपए जो फरियादी है राजू बोमर से, उसे अलग अलग टाइम पे 1.5 वर्ष के अंतराल में उससे लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कीर्ति पटेल की सोशल मीडिया गतिविधियों को भी खंगाला गया तो पाया गया कि उन्होंने अपनी कई पोस्ट का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया था, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया था। कीर्ति पटेल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी दोस्त को भी पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी। इधर रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों ने मार्च निकाला। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में छात्रों ने पोस्टर लेकर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने इस मामले की सीबीआई की जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मॉब्ड सीडी केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया था। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि उनकी वेबसाइट pappuyadav.org के शिकायत पोर्टल पर उनके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज भेजा गया, जिसके बाद पप्पू यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। उधर प्रियंका गांधी ने टीएमसी के बागी सांसदों को पूर्व कांग्रेसी बता दिया, जिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भड़क गए, बहस शुरू कर दी। हालांकि दोनों नेताओं ने हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे के सवालों का जवाब दिया। ये दिलचस्प बातचीत संसद परिसर में हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी के बागी सांसदों का विरोध करने पर उतरे। उन्होंने एक खास पोस्टर पहन रखा था, उस पर टीएमसी के 20 बागी सांसदों की तस्वीरें थी। उन्हें देखकर वहां से गुजर रही प्रियंका गांधी रुक गईं और मुस्कुराते हुए कल्याण बनर्जी से बातचीत शुरू की कि जिन सांसदों ने टीएमसी को धोखा दिया वो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टीएमसी में गए और फिर उसे भी छोड़ दिया। इस पर कल्याण बनर्जी ने उन्हें टोका कि इसमें फर्क है। जो नेता कांग्रेस से टीएमसी में आए थे वो सांसद नहीं थे, चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन जिन्होंने टीएमसी को धोखा दिया वो सब के सब सांसद हैं। लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो 2-3 आदमी तो चला गया। इसके बाद प्रियंका गांधी के साथ खड़े दूसरे कांग्रेस नेताओं ने कल्याण बनर्जी को याद दिलाया कि कभी ममता बनर्जी भी कांग्रेस में ही थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन कल्याण बनर्जी फिर उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। साफ कहा कि ममता बनर्जी को मजबूर किया गया था। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। कल्याण बनर्जी की इस बात का जवाब प्रियंका गांधी ने ये कहते हुए दिया कि राजीव गांधी भी ममता बनर्जी का सम्मान करते थे। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। बाद में कल्याण बनर्जी कांग्रेस नेताओं की बातों से सहमत हुए। फिर प्रियंका गांधी वहां से चली गईं, जबकि टीएमसी के सांसद प्रदर्शन करते रहे। कभी कांग्रेस नेता रही ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी की स्थापना की थी। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में 2 पड़ोसियों के झगड़े में एक पालतू कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में कुछ लोगों ने एक पालतू कुत्ते को पीटा और फंदे से लटकाकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि उन लोगों और उनके पड़ोसी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोप लगा कि इसी झगड़े की वजह से उन्होंने पड़ोसी के पालतू कुत्ते की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पंजाब के लुधियाना में एक सरकारी स्कूल के एक छात्र ने प्रिंसिपल की डांट से नाराज होकर उन पर हमला कर दिया। आरोप लगा कि 11वीं क्लास के छात्र ने स्कूल की छुट्टी के बाद अपने कुछ साथियों के साथ प्रिंसिपल को रास्ते में रोका और उन पर हमला कर दिया। आरोपों के मुताबिक छात्र ने घटना का वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर भी डाला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तहसील में कार्रवाई करने के लिए पहुंची विजिलेंस विभाग की टीम को बंधक बना लिया गया। बताया गया कि विजिलेंस विभाग की टीम ने तहसील के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन इस कार्रवाई से बाकी कर्मचारी नाराज हो गए और आरोप लगा कि उन्होंने तहसील का गेट बंद कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से बुजुर्गों की पिटाई का एक वीडियो आने के बाद अवैध रूप से चल रहे वृद्धाश्रम का सच भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक वो वृद्धाश्रम बिना अनुमति के पिछले 3 सालों से चल रहा था। उस वृद्धाश्रम की संचालक ने ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाया था और ना ही उनके पास उस वृद्धाश्रम को चलाने के लिए कोई वैध दस्तावेज थे। इस मामले से पर्दा तब उठा जब प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम नाम के उस वृद्धाश्रम का एक वीडियो सामने आया और उसमें एक बच्चा बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे बरसाता दिखाई दिया। उस बच्चे ने पहले एक महिला की तरफ कुछ फेंका, इसके बाद उन्हें जोर से डंडा मारा। इसके बाद जब वो वहां से जा रहा था तो रास्ते में एक और बुजुर्ग महिला मिली। उस बच्चे ने उन्हें भी डंडा मारा
और फिर उनकी तरफ चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद वो बच्चा बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महिला भी डंडा ले आई, लेकिन वो बच्चा डरा नहीं, उल्टा उसने दोबारा उन्हें मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने उन पर एक के बाद एक कई डंडे बरसाए। इस वीडियो के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। उस वृद्धाश्रम की संचालक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि जिस जगह पर वो वृद्धाश्रम चल रहा है वहां पहले एक सुलभ शौचालय था। 3 साल पहले उस शौचालय को बदलकर वृद्धाश्रम बना दिया गया था, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यानी पिछले 3 सालों से वो वृद्धाश्रम बिना किसी अनुमति के चल रहा था। जानकारी के मुताबिक उस वृद्धाश्रम में 30 से ज्यादा महिलाएं रह रही थी। उसका संचालन नीलम दुबे नाम की एक महिला करती थी। उन्होंने बताया कि वो भी बुजुर्ग महिलाओं के साथ वहीं रहती हैं, और जैसे ही उन्हें बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट का पता चला, वो उसे सीधे पुलिस थाने ले गई। बच्चे ने दादी को मारा डंडे से, तो मैंने पूछा तूने क्यों मारा उनको, दादी को ऐसे, तो बोले कि इन्होंने मेरे को टब से सर पे मार दिया था, इसलिए मैंने मार दिया। फिर मैं इसको थाने लेके गई रात को। नीलम दुबे के मुताबिक उस वृद्धाश्रम में पहले एक महिला रहती थी। कुछ वक्त पहले उनकी मौत हो गई। जिस बच्चे ने मारपीट की वो उन्हीं का बेटा था। अपनी मां के जाने के बाद से वो उसी वृद्धाश्रम में रह रहा है। उस बच्चे का बुजुर्ग महिलाओं को मारने का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और उस वृद्धाश्रम को सील कर दिया, वहां ताला जड़ दिया। जब यहाँ पे प्रारंभिक जांच की तो ये पाया कि ये जो वृद्धाश्रम है ये बिना वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहा था, इसलिए कलेक्टर महोदय की अनुमति और निर्देशन के अनुक्रम में इसको सील किया जा रहा है। प्रशासन ने वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को दूसरे वृद्धाश्रम में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें इंदौर के ही दूसरे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर 30 से अधिक बुजुर्ग महिला मिली जो इस वृद्धा आश्रम में रहती थी। उनके साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद से ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जितने भी वृद्ध महिलाएं हैं इन्हें यहाँ से दूसरे वृद्धा आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट करने और बिना अनुमति के वृद्धाश्रम चलाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली। इधर यूपी के उन्नाव में बच्चों के झगड़े में 2 परिवारों के बीच गोली चल गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद 2 परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों परिवारों के लोगों ने जमकर मारपीट की और एक दूसरे पर पत्थर फेंके। आरोप लगा कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। मुंबई के खाद्य विभाग ने BMC की कैंटीन को नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में सील कर दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कैंटीन में गंदगी होने और खाने पीने की चीजों में शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई और इसके साथ ही मुंबई के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड नहीं बेचने के भी आदेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की शुद्धता को लेकर पहचान कौन अभियान चलाया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची। हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने ढाबों और रेस्टोरेंट पर लगे QR कोड को स्कैन करके देखा। उन्होंने नाम बदलकर ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वालों को चेतावनी भी दी। उधर पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक कार हादसे का शिकार हो गई। वो कार उस सड़क से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क धंस गई। वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि कार के ड्राइवर को खतरे का अंदेशा हो गया और वो तुरंत कार से कूद गए। उनकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन वो कार बड़े गड्ढे में गिर गई। सड़क धंसने की वजह से वो पलट गई। उसके शीशे चकनाचूर हो गए। भारी बारिश के बाद सड़क धंसने पर लोगों ने नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि वहां अंडरग्राउंड वायरिंग ठीक से नहीं की गई थी, इस वजह से वहां की जमीन खोखली हो गई। बारिश होते ही धंस गई। जहां सड़क धंसी उससे लगी दीवार भी नीचे से टूट गई, उसमें छेद हो गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। हादसा लुधियाना के गुरुदेव नगर इलाके में हुआ। गनीमत रही कि जो कार हादसे का शिकार हुई उसके ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गए थे। बाद में कार को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने गड्ढे के आसपास पेड़ की टहनियां रख दी, बड़े बड़े पत्थर रख दिए, उस जगह को घेर दिया ताकि कोई और हादसे का शिकार ना हो। हादसे के बाद नगर निगम की टीम वहां पहुंच गई। प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच गए और घटना की जांच शुरू कर दी गई। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की इमारत ढह गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। स्कूल की इमारत की एक दीवार ढह गई और इसकी वजह से पूरी इमारत खंडहर में बदल गई।
ओडिशा के भद्रक जिले में राहत और बचाव टीम के सदस्यों ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से वहां कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन के मुताबिक राहत और बचाव की टीम 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीआरएफ के जवान ने गंगा नदी में डूब रहे एक कांवड़िए की जान बचा ली। वो कांवड़िया कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहा था। इसी बीच वो पानी की तेज लहरों में बहने लगा, जिसके बाद एसडीआरएफ के उस जवान ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक रेत माफिया के घर से मिले करोड़ों रुपए को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया। बीजेपी के मुताबिक जिस व्यक्ति के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले उनका टीएमसी से गहरा कनेक्शन है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मीनार मंडल नाम के रेत माफिया के घर पर छापा मारा था। करीब 30 घंटे तक वहां लगातार छापेमारी चली और इस दौरान वहां नोटों का इतना बड़ा ढेर लग गया कि नोट गिनने वाली कई मशीनें लग गईं। उन नोटों को बक्से में भरने में काफी वक्त लग गया। पुलिस के मुताबिक उस घर से 28 करोड़ रुपए कैश और 15 सोने के बिस्किट मिले। सोने का हर बिस्किट करीब 1 किलो का था, यानी मीनार मंडल के घर से करीब 15 किलो सोना मिला, जिसकी कीमत 21 करोड़ से भी ज्यादा है। करीब 29 घंटे तक चली छापेमारी के बाद पुलिस ने सारा कैश बक्सों में भरा और फिर उसे लेकर मोहम्मद बाजार पुलिस स्टेशन ले गए। 28 करोड़ रुपया और उसके साथ साथ जितने सारे वो सोना भी वहां से उनके घर से जो रिकवर हुआ है उसको लेके अभी सेंट्रल फोर्स दिख रहा है, वो जा रहे हैं जे पुलिस स्टेशन के पास। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मीनार मंडल नाम के जिस व्यक्ति के घर छापेमारी हुई उसका टीएमसी से गहरा नाता है। ये मीनार मंडल कौन है? टुल्लू मंडल के खासम खास उनका रिश्तेदार। अब टुल्लू मंडल कौन है? तृणमूल का एकदम क्या बोलेंगे, सगा भाई जैसे लगते हैं। इसके बाद पुलिस ने मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही रेत माफिया टुल्लू मंडल के ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली कि मीनार मंडल के घर से जो कैश और सोना बरामद हुआ वो टुल्लू मंडल का ही था। टुल्लू मंडल गैर कानूनी कामों का एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं और इस नेटवर्क से कई और लोग जुड़े हैं। पुलिस ने उन लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारने की तैयारी शुरू कर दी। उधर यूक्रेन ने रूस के पेंजा इलाके में बड़ा ड्रोन हमला करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के पेंजा में एक बड़े लॉजिस्टिक हब पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। यूक्रेन के मुताबिक इस लॉजिस्टिक हब से रूस की सेना को हथियार और दूसरे सामान की सप्लाई की जा रही थी। कच्चे तेल की कीमत में आई नरमी और ऑटो स्टॉक्स में आई तेजी ने शेयर बाजार में रौनक बिखेर दी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों को निराश किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 273 अंकों की बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ 24,317 पर पहुंच गया। बाजार के इस मिले जुले माहौल से निवेशकों ने 1,63,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। इधर हॉकी टीम की जर्सी का रंग भगवा किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद हॉकी इंडिया को सफाई देनी पड़ी कि फैसला खिलाड़ियों की सलाह पर लिया गया। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, लेकिन इस मुद्दे पर देश भर में नई बहस शुरू हो गई। फैसले की आलोचना शुरू हो गई। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेन रास्किना ने खुलकर आपत्ति जताई कि जर्सी का रंग बदलने की जरूरत ही क्या थी। पिछले कई साल से भारतीय हॉकी टीम की पहचान नीली जर्सी ही रही है, लेकिन अचानक टीम की जर्सी का रंग बदल दिया गया। अगले महीने होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम नए रंग की जर्सी में उतरेगी। ये वर्ल्ड कप 15 अगस्त से 30 अगस्त तक यूरोप के देश बेल्जियम और होलैंड में खेला जाएगा। इसमें भारतीय पुरुषों और महिला दोनों हॉकी टीमें पहली बार केसरिया रंग की जर्सी पहनकर उतरेंगी, लेकिन नई जर्सी के सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं वीरेन रास्किना। उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से नीली जर्सी ही रही है। उन्होंने भी कई साल तक यही जर्सी पहनी। करोड़ों प्रशंसक भी भारतीय हॉकी टीम को नीली जर्सी में ही देखना चाहेंगे। ऐसे में जर्सी का रंग भगवा करने का तर्क क्या है? उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठाए। विवाद बढ़ा तो हॉकी इंडिया ने सफाई दी। इसके अध्यक्ष दिलीप तिर्की के मुताबिक हॉकी वर्ल्ड कप के सभी मैच नीले टर्फ यानी मैदान पर खेले जाएंगे। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी का रंग भी अगर नीला ही होगा तो मैदान में खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी हो सकती थी। उन्होंने खुद ही नीले रंग की जगह भगवा रंग को चुना। हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों के रिक्वायरमेंट से, उनके रिक्वेस्ट से
ये कलर चूज किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 2014 के वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम ने पीले रंग की जर्सी पहनी थी, जबकि 2018 के वर्ल्ड कप में आसमानी रंग की जर्सी थी। लेकिन कई पूर्व खिलाड़ियों ने नीली जर्सी रखने की ही वकालत की। उधर अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए 15 शतक और 50 अर्धशतक लगाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इसकी घोषणा की। लिटन दास से पहले मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की वनडे टीम के कप्तान थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में कुल 12 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई। उनके बीच 1 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उधर पीओके में हिंसक घटनाओं के बीच पाकिस्तान के सैनिकों पर आरोप लगा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर लूटपाट की। कई दुकानों के ताले तोड़ डाले और उनमें रखा सामान लूट लिया। चॉकलेट और बिस्किट तक लूट के लिए। और ये सब तब हुआ जब पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी रहे। वहां JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई मुद्दों को लेकर पिछले 2 महीने से सड़कों पर प्रदर्शन करते आए हैं। JAAC ने पीओके में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। इसके विरोध में रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाला। लेकिन JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने मार्च कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। कई लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान की आर्मी पर आरोप है कि उसने सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान नहीं ली, बल्कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया। पीओके के मीरपुर के बताए जा रहे एक वीडियो में भी ऐसा ही कुछ नजर आया। वो वीडियो एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसमें दिखा कि पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने उस दुकान को घेर लिया। कई सैनिकों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढके थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उस दुकान पर ताला लगा था। पाकिस्तानी सैनिकों ने लोहे की रॉड से ताले को तोड़ दिया और फिर दुकान में घुस गए। इसके बाद तो वो वहां रखी चीजों पर टूट पड़े, लूटपाट शुरू कर दी, खाने पीने की चीजें उठाने लगे। जिसके हाथ जो भी सामान लगा वो उसे उठाकर चलता बना। हैरानी की बात यह कि ये लूटपाट बदमाशों के किसी गिरोह ने नहीं की, बल्कि इसके आरोप पाकिस्तान के सैनिकों पर लगे। JAAC का दावा है कि पाकिस्तान के सैनिक पीओके में लूटपाट की दर्जनों घटनाएं कर चुके हैं और वहां हर बदलते दिन के साथ उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में जो लोग मारे गए उनका आंकड़ा 40 के करीब पहुंच गया। पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 27 जुलाई को हुई थी। उसी दिन से वहां के अलग अलग शहरों में हिंसा तेज हो गई और पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगा कि पहले तो उसने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन भगाने की कोशिश की और जब प्रदर्शनकारी नहीं भागे तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं। खबर है कि इन हमलों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40 के करीब पहुंच गया। यानी 40 बेकसूर लोगों की जान लेने का आरोप पाकिस्तान की फौज पर लगा। घायलों की संख्या तो सैकड़ों में बताई गई। और इस सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह खान। उनका दावा है कि पीओके में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें हथियारबंद लड़ाके भी शामिल हैं। वो लड़ाके जिन्हें पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। राणा सनाउल्लाह खान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग का शिकार हो गया। मतलब उसने पीओके में जिन लड़ाकों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी थी वो पाकिस्तान के ही गले की फांस बन गए। और पाकिस्तान की मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब पीओके में भड़की प्रदर्शन की आग इस्लामाबाद तक पहुंच गई। वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गए।
इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बड़ी संख्या में छात्र और वकील जमा हो गए। उन्होंने पीओके में हो रहे खून खराबे के खिलाफ आवाज उठाई और पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर गुस्सा निकाला, पाकिस्तान की सेना पर गुस्सा निकाला, इंकलाब के नारे लगाए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। पीओके में चल रहे कत्लेआम का विरोध करने के लिए वहां सैकड़ों लोग पहुंच गए। छात्र पहुंचे, वकील पहुंचे, पीओके के रहने वाले लोग पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से मांग की कि पीओके में जो बर्बरता चल रही है उसे फौरन रोका जाए। आज उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अबोजदाद ने ये करारदाद पास की। हम पाकिस्तान के साथ अलग करते हैं। आज हमारे बुजुर्गों के साथ आज हमारे लोगों को ये सिला मिल रहा है कि हमें 80 साल के बाद हमारे लोगों के खून बहाए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये भी अपील कर दी कि पीओके में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक भी हटा दी जाए, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों के भड़कने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया था, ताकि पाकिस्तान की सेना वहां लोगों पर जो जुल्म ढा रही है उसे दुनिया से छिपाया जा सके, ताकि हिंसा के वीडियो पीओके से बाहर ना जा पाएं। लेकिन पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी यह मामला छिप नहीं पाया, क्योंकि आसिम मुनीर की फौज ने पीओके में इतना ज्यादा सितम ढा दिया कि इससे पाकिस्तान के लोगों का भी कलेजा भर आया। वो अपनी सेना और सरकार पर हमलावर हो गए और सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की। पाकिस्तान में सबहात सरहंदी नाम की एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने पीओके में चल रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। दावा किया कि सरकार के दबाव में पाकिस्तान का मीडिया पीओके की खबरों को लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ नो लॉन्गर आज़ाद। ये कह देना कि हम कश्मीर के साथ हैं और जब उसका प्रैक्टिकल टाइम आए तो हमारी ये हालत है कि मीडिया प्रॉपर्ली रिपोर्ट भी नहीं कर रही। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी पीओके में पाकिस्तानी सेना के हमलों का खुलकर विरोध किया। शहबाज शरीफ सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। मासूम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन पे आप लोग लाठी चार्ज करते हैं, उन लोगों को आप मार देते हैं। हर जमहूरी रियासत में लोगों का हक होता है कि वो अपने लिए प्रोटेस्ट करें। दिस इज डेमोक्रेसी। यू कैन नॉट किल समवन लाइक दैट। आप मासूम लोगों की फैमिलीज को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने संयुक्त राष्ट्र से भी दखल देने की मांग की। आरोप लगाया कि पीओके में उन लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। और यही वजह रही कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पीओके के हालात पर चिंता जता चुके हैं, जांच की मांग कर चुके हैं। और इस सबके बीच पीओके में हो रहे अत्याचार का मुद्दा ब्रिटेन तक पहुंच गया। वहां पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कुछ नागरिक वहां पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताते हुए अपने जूते और चप्पल पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के ठीक बाहर रख दिए। जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में पाकिस्तान का कॉन्सुलेट मौजूद है। थोड़ी ही देर में उसके बाहर जूते और चप्पलों का ढेर लगा। बर्मिंघम के साथ साथ ब्रिटेन के दूसरे शहरों में रह रहे पीओके के नागरिक भी वहां पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई। उन पर पीओके की आजादी को कुचलने का आरोप लगाया। आजादी की कातिल फौज पाकिस्तान की कातिल फौज, कश्मीरियों की कातिल फौज पाकिस्तानी कातिल फौज। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की कि वो पीओके के मामले में पुरजोर तरीके से दखल दें और पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर दबाव बनाएं, ताकि पीओके में लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर रोक लग सके। इधर उज्जैन में घर से 2 दिनों में 14 कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मकान से 2 दिनों में 14 कोबरा सांपों के निकलने से दहशत मच गई। मकान के मालिक के मुताबिक पहले दिन 2 सांप निकले, जबकि दूसरे दिन एक के बाद एक 12 जहरीले सांप सामने आ गए, जिन्हें देखकर लोग बुरी तरह डर गए। मध्य प्रदेश के देवास में वन विभाग और पुलिस की टीम ने कुएं में गिरे एक तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। वो तेंदुआ जंगल से रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचा और उस कुएं में गिर गया। वो कई घंटों तक कुएं के अंदर लगे सरिये पर बैठा रहा, जिसे रस्सी और एक चारपाई की मदद से ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया।